ओके तो अब आएंगे हम लोग लेक्चर नंबर 4। ये पिछला लेक्चर मैंने एक्चुअली छोटा ही रहने दिया था, आधे घंटे का मिला होगा आप लोगों को। कारण उसके पीछे यही था कि एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, और वो टॉपिक देखो क्या है। टॉपिक नेम इज एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आ रहा है समझ में आप लोगों को? तो चलो अब मैं इसको शुरू कर देता हूं। और देखिए ये लेक्चर अब धीरे धीरे अपनी ना पेस पकड़ रहा है, मतलब अब कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ये मूव हो रहा है ये लेक्चर। तो अब इतना आसान नहीं होगा चीजों को समझना, अब बहुत अजीब हैं चीजें। और बहुत अजीब हैं का क्या मतलब हुआ ये भी मैं आपको समझा दूं। अजीब इसलिए हैं क्योंकि यहां पर ये पर्टिकुलर चीजें जो मैं आपको समझाने वाला हूं ये मुझे अपने आप पे ही समझानी है। मतलब कोई एपरेटस उठा लूंगा, डस्टबिन रखा है वो उठा लूंगा, या जो भी कुछ है, जैसे भी कोशिश करूंगा पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास लंग्स तो है नहीं भाई, अरे मतलब मेरे पास है, बाहर तो नहीं है ना, मैं हाथ में लेके कैसे दिखा पाऊंगा। खैर चलो अब हम चलते हैं फटाफट से और इधर की तरफ मूव करते हैं। और देखिए ध्यान से, मुझे अब आपको समझाना है समथिंग इज दिस। ये इसका मतलब अब मुझे आपको समझाना है कि मैकेनिज्म क्या होगा, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म एक्चुअली में होगा क्या। पहले आप उसे समझने की कोशिश करें। नंबर 1, इसने ये बोला कि सर ब्रीदिंग क्या इन्वॉल्व करती है। तो देखो ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, पहले आप ये समझें। तो ब्रीदिंग में पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ब्रीदिंग में एक्चुअली क्या क्या इन्वॉल्व होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर लिखा आपके सामने ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग के बाद मैं आपसे ये कह रहा हूं इसमें कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व है। तो आपने बोला सर 2 स्टेजेस इन्वॉल्व है। पहली क्या है? इंस्पिरेशन। तो पहले मुझे जो आपको समझाना रहेगा दैट विल बी इंस्पायरेशन। तो पहले हम इंस्पिरेशन समझते हैं। तो ये आ गया इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, अब इंस्पायरेशन का देखो मतलब क्या हुआ। इंस्पायरेशन का मतलब ये हुआ कि सर गैस को अंदर लेना है। समझ गए ना? ये वो इंस्पायर, वैसे बोलते नहीं है कि मैं आपसे इंस्पायर हो गया, ये वो वर्ड नहीं है, या वर्ड अगर वही है तो मतलब वो नहीं है समझाने का। इंस्पायर का मतलब मैं यहां गैस के इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूं। सो गैस शुड बी ड्राउन इनसाइड द लंग। आपके लंग में गैस जानी चाहिए, मैं उस पर्टिकुलर चीज को इंस्पायरेशन कहा। सुनो अब ध्यान से सुनना, ये कह रहा है सर, देखिए कह रहा है सर 2 स्टेजेस हैं। नंबर 1 पहली क्या है? इंस्पायरेशन। अब बताओ इंस्पिरेशन में होता क्या है। तो आप बोलोगे सर एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एंड एक्सपायरेशन जिसमें एल्वियोलार एयर इज रिलीज्ड आउट। पहले बात आप ये समझ लीजिए, तो मैं आपको ये पहले लिख के ही बता दे रहा हूं। कहां गया यार, ये मैं आपको लिख के, इंस्पिरेशन। अब पहले जरा मुझे आप समझाइए कि इंस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ। आराम से समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिए आप लोग। तो आप बोलेंगे सर इंस्पिरेशन ब्लू कलर यूज करते हैं, तो आपने बोला सर एटमॉस्फेरिक एयर, आप इसको प्लीज लिखते रहिए। तो एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्राउन इन, ड्रॉन इन, देखा? तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक एयर। अच्छा यहां पर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ऑक्सीजन इज ड्रॉन इन, तो गलत हो जाएगा। क्यों बोला मैंने? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती इन्वायरमेंट में आपके। भैया टोटल इन्वायरमेंट में जो गैसेस हैं वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी ना अवेलेबल है। ऑक्सीजन तो मात्र कितनी है? 21%। अकेली नाइट्रोजन कितनी है? 78%। आप समझने की कोशिश करिए, देयर आर लॉट्स ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं। तो जो तुम सांस लेते हो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, वो गैस है। एटमॉस्फेरिक गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस जा रहा है। तो उनमें से तुम्हें क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन। अपनी ऑक्सीजन को खींच लो और बात को खत्म करो। समझ रहे हो मेरी बात? अब ध्यान से सुनो। अब मैं ये बोल रहा हूं ब्रीदिंग में एक चीज हो गई इंस्पिरेशन। अब मुझे जरा दूसरा बताइए सर, एक इंस्पिरेशन हो गया, दूसरा बताइए क्या है? लो ये लिख दिया मैंने। तो दूसरा जो वर्ड है उसका नाम है एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन में आप लोग क्या करने वाले हैं? तो आप क्या बोलोगे सर? अब ये होगा कि CO2 इज रिलीज्ड आउट। आपने CO2 को कहां फेंक दिया? बाहर फेंक दिया। तो ये 2 प्रोसेस हो गई, समझ लीजिए। अब ये 2 प्रोसेस आपको बड़े ध्यान से समझनी है। देखिए कैसे, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इसमें ये बोला है कि ये जो मूवमेंट है एयर का into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and atmospheric pressure या atmosphere। अब समझो मेरी बात बहुत ध्यान से, ये है खेल समझने का। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब अब मुझे ये समझाना पड़ेगा आप लोगों को कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर ग्रेडियंट। आओ जरा प्रेशर ग्रेडियंट समझाते हैं तुमको। अब ध्यान से देखना, ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या है। पहली बात सर, ये प्रेशर ग्रेडियंट किस किस के बीच में है? तो पहला बात सर, प्रेशर ग्रेडियंट आएगा नंबर 1 किसके बीच में? एटमॉस्फेयर के बीच में।
एटमॉस्फेयर एंड दूसरा किसके बीच में, लंग्स कैविटी या लंग्स के अंदर की जो कैविटी है उनके बीच में क्या आना चाहिए, एक प्रेशर ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट किसे कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं हायर टू लो। इसका मतलब एक डब्बा ले लूं मैं आपके सामने, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मेरे सामने यहां पर ध्यान से देखना, मैंने यहां पर एक डब्बा लिया और इस डब्बे को मैंने यहां से इस दूसरे डब्बे के साथ ऐसे करके जोड़ रखा है। ध्यान से देखना, ये दूसरे डब्बे के साथ मैंने जोड़ रखा है और बीच में मैंने क्या डाल रखी है, एक क्लिप डाल रखा है। देखो ये बंद है, ये क्लिप कैसा है, बंद, यहां नोब लगी हुई है, मैं इस क्लिप को खींच सकता हूं बाहर की तरफ। आ रही है बात समझ में? अब हुआ ये कि मैंने इधर से एक पंप लगा रखा है, इधर से एक पंप लगा रखा है, इधर से भी एक पंप लगा रखा है और वो पंप देखो ऐसे खुला। ध्यान से देखना, ये पंप ऐसे ये पंप खुलेगा बाहर की तरफ और मैंने यहाँ नोब लगा रखी है, ये देखो ये नोब है। ऐसे ही ये पंप एक साइड में ऐसे करके खुला हुआ है ऐसे, और यहां पर भी आप लोगों ने एक नोब लगा रखी है। नोब समझते हो, वो घुंडी जिससे आप टाइट कर सकते हो। अब समझने की कोशिश करिए। अब हुआ ये कि मैंने इधर का जो प्रेशर देखा, भाई खुद सोचो, इसमें वैक्यूम तो नहीं हो सकता, आप समझने की कोशिश करें, वैक्यूम हो सकता है क्या, वैक्यूम नहीं होगा इसमें। अब वैक्यूम पहली बात हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वैक्यूम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कुछ गैसेस हैं, कुछ जो भी होंगी, और उन गैसेस का कोई ना कोई प्रेशर जरूर होगा, तो वो अपने बर्तन की दीवारों पे कोई ना कोई प्रेशर जरूर डाल रही होंगी। चलिए अब उन प्रेशर को आप लोग mmHg के भी हाफ पे ले लें या जो मन करे वो यूनिट उठा लो, मैं तो सिर्फ डिजिट दे रहा हूं। सुनना मेरी बात, मैंने बोला यहां पर जो गैसेस हैं उनका प्रेशर है 100 और यहां पर जो सारी गैसेस हैं उनका प्रेशर है 100। अब मुझे समझाओ, अगर मैंने ये पिन ऊपर की तरफ खींच ली, तो खुद सोचो, पिन जब ऊपर की तरफ खुद से निकलेगी ऊपर को, तो फिर यहां रास्ता बन जाएगा गैस का इधर से उधर जाने का। लेकिन आप सोच के बताओ, अगर मैंने पिन ऊपर खींच दी तो कौन सी गैस किधर जाएगी, समझाओ। तो मान लो आप कहोगे सर ये है बीकर नंबर ए और मान लो ये है बीकर नंबर बी। जरा समझाना दिमाग लगा के, अगर है तुम्हारे पास तो जल्दी समझाओ। अगर दिमाग का यूज नहीं करोगे तो इवोल्यूशन उसे विलुप्त करा देगा, मैं बता रहा हूं, समझ गए। आप देख लीजिए, बहुत सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी में ऐसे होते हैं कि अगर उनको हमने यूज नहीं किया तो वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जरा दिमाग का यूज कर लो, कहीं विलुप्त ना हो जाए। समझाओ। तो आप बोलोगे सर किधर को भी नहीं जाएगी, बात खत्म। क्यों, इधर भी प्रेशर सेम है, तो ग्रेडियंट है ही नहीं। अब क्या करो, पिन को नीचे कर दो, वापस बिल्कुल टाइट कर दो दोनों बोतल, ना इधर कुछ जा रहा है ना इधर कुछ नहीं जा रहा है। अब लगाओ प्रेशर। मान लो आपने इस नोब को घुमा के इसमें प्रेशर भर दिया और अब ये जो प्रेशर था, अब ये 100 की बजाय अब ये प्रेशर हो गया है 120। मुझे समझाओ, क्या ये बात समझ में आई है आपको? अब आप कहेंगे कि हाँ सर अब कुछ समझ में आ रहा है। अब अगर मैंने ये पिन ऊपर खींच दी तो फिर ये हवा इधर को कब तक भागेगी? तो देखो ये मत बोलना कि 20 भाग जाएगी। 20 कैसे भाग जाएगी यार? अगर 20 इधर को भाग गई तो अब इधर 120 हो गया, इधर 100 हो गया। ये प्रेशर कब तक इधर उधर मूव करता रहेगा? जब तक ये दोनों गैसेस इक्विलिब्रियम पे ना आ जाएं। कुछ समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? तो मैंने पिन उठाई तो तेजी से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गैसेस भागने लगी। आपको यही सिद्धांत पकड़ के रखना है, यही सिद्धांत है जो आपको पकड़ के रखना, वरना इसके अलावा और कोई सिद्धांत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। समझ आई बात आपको या नहीं आई? अब देखो मैं इस बॉक्स को आपको समझा पाया। अब मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मैं इस बॉक्स को आराम से हटाता हूं, क्योंकि अब मुझे इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको हटाया। अब मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं। मान के चलिए कि ये आप लोगों के लंग्स हैं। देखो ध्यान से देखते रहना, ये आपके लंग्स हैं और ये देखो ये लंग्स ऐसे करके ऐसे आ गया, ये लंग्स ऐसे करके ऐसे आ गया, ये लंग्स है। अब इन लंग्स में, या मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं अगला पेपर ले लूं तो ज्यादा बेटर है। ध्यान से देखना, तो मैंने ये बोला कि ये आपके लंग्स आ गए और इन लंग्स में मैंने कुछ इस तरीके से ये पर्टिकुलर चीज ऐसे रख दी, ये पर्टिकुलर चीज ऐसे रख दी, और मैं ये बोल रहा हूं कि जरा ध्यान से देखना, यहां पर होगा ये कि आपके लंग्स ऐसे ऐसे। अब बताओ नीचे क्या है, नीचे क्या है? तो आप बोलोगे सर नीचे लगा हुआ है डायाफ्राम, और ये डायाफ्राम अभी काफी ऊपर की तरफ है। समझ आ रही है बात आपको या नहीं आ रही है? अब मुझे सोच के बताइए, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, और देखो मैं कैसे तरीके से आपसे पूछूंगा। मुझे बताइए इसका वॉल्यूम कितना है? देखो तो आप बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक लंग्स का वॉल्यूम है, तो यहां से लेके यहां तक ये ऐसे करके लंग्स का वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम समझ रहे हो? लंग्स का वॉल्यूम, अरे कोई तो वॉल्यूम होगा ना, जैसे बॉटल का वॉल्यूम है, कोई तो वॉल्यूम रखोगे, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा बाहर एटमॉस्फेयर का
प्रेशर बताओ, यहां प्रेशर आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, यहां भी कोई प्रेशर है और आपके लंग्स के अंदर भी कोई ना कोई प्रेशर होगा। समझने की कोशिश करो पहले भाई, बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर, लगभग लगभग जो मन करे आप मान लो। मैं बताऊं कैसे, देखो ऐसे मान लो बाहर का प्रेशर मैंने रखा है 10 और अंदर का प्रेशर मान लो मैंने रखा है 10। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन सुन लो 2 मिनट, तुम्हारा क्या जा रहा है, सुन लो। तो बाहर का प्रेशर 10, अंदर का प्रेशर 10। जरा जल्दी मुझे समझाने की कोशिश करिए कि गैस किधर से किधर जाएगी। आपका आंसर बिल्कुल सीधे सीधे आ जाएगा, सर किधर को भी नहीं जाएगी। सुनते रहना मेरी बात। अब सुनो, देखो हुआ क्या। अब मैं आपसे यह कहूंगा कि दरअसल आपका जो लंग है अब वो क्या करने लगा, वो अब सांस लेने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये डायाफ्राम क्या कर गया, समझ रहे हो, डायाफ्राम क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट। अब बताओ, अगर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ऐसे था ना, अगर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो वो नीचे आएगा। ध्यान से सुनना, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया और वो नीचे आएगा, और जब वो नीचे आएगा तो प्लूरल कैविटी, प्लूरल मेम्ब्रेन मैंने आपको बता रखी थी, तो आपके लंग्स भी नीचे आएंगे। समझते रहना, लंग्स भी नीचे आएंगे। अब सोचो, इधर मैं सेम डायग्राम फिर से बना रहा हूं। अब मैंने आपसे बोला कि लंग्स जब नीचे आएंगे तो ध्यान से देखना, ये जो लंग्स थे जब ये नीचे आना शुरू हुए, तो ये इतने नीचे आ गए। ये देखो, ये नीचे आए तो ये इतने नीचे आ गए। और डायफ्राम देखो कहां पहुंच गया, डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो गया। डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो गया। बताओ जल्दी क्यों फ्लैट हो गया, क्योंकि नीचे आ गया। ये देखो डायफ्राम क्या आ गया, नीचे आ गया। और जब नीचे आ गया तो फिर इसका मतलब यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक मान के चलो, यहां पर वॉल्यूम क्या हो गया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वॉल्यूम आप कहोगे सर इंक्रीज हो गया। बहुत ध्यान से देखना, यहां पर वॉल्यूम इतना है, यहां पर वॉल्यूम देखो बढ़ गया। ध्यान से देखो, यहां वॉल्यूम इतना है, यहां पर वॉल्यूम बढ़ गया। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो आपने बॉयल्स का लॉ पढ़ा होगा, ध्यान आ रहा है। बॉयल्स एक डॉक्टर हैं, मुझे नहीं पता उनका नाम कैसे शुरू होगा, बड़े दिन हो गए मुझे पढ़े हुए। BOYAL होता है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या है। कोई बात नहीं, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा है। उसमें वो ये कहता है कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/V। इसका मतलब वॉल्यूम, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं या वॉल्यूम लिखूं तो ज्यादा बेटर है। ध्यान से देखना, ऐसे करके देखो कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ध्यान से सुनना, वॉल्यूम बढ़ा दिया, अंदर का प्रेशर कम, वॉल्यूम को घटा दोगे, अंदर का प्रेशर बढ़ गया। देखो मैं समझाता हूं आपको ऐसे, थोड़ा इसमें पानी ना ज्यादा है, मैं पी लूं। हाँ, बॉटल को देखिए, बॉटल के ऊपर मैंने ऐसे हाथ रख लिया और अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसका वॉल्यूम दिखा रहा हूं। देखो वॉल्यूम काफी बड़ा है। फिर मैंने क्या किया, हाथ रख के इसके ऐसे करके ऐसे दबाया, तो वॉल्यूम क्या होता गया, कम। और जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ा। देखो निकल गई, देखो ऐसे है, ये देखो निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, समझाओ मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि सर कोई ट्यूब है, खुद ही सोच लो ना यार, अरे कितनी आसान भाषा में समझा रहा हूं कि ऐसे करके कोई वॉल्यूम है बड़ा सा, जब उसको तुम दबाओगे, वॉल्यूम को कम कर दोगे तो अंदर जो गैस का प्रेशर है वो बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं टोटी लगी होगी उसकी, तो तुरंत वो बाहर भगेगा निकल करके। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखो यहां पर क्या लिखा, आपने पेन कहां है मेरा, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब यहां पर वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए आप ये बोलोगे कि सर प्रेशर यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कैसा हो गया, कम। अब सवाल यह आया है कि प्रेशर कम किसके रेस्पेक्ट में हुआ, सवाल ये है ना। तो प्रेशर किसके रेस्पेक्ट में कम हुआ, तो आप बोलोगे सर प्रेशर कम हुआ है एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में। आया समझ में? तो अब ध्यान से देखना, बाहर प्रेशर 10 था, अंदर प्रेशर 10 था, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब अब अंदर प्रेशर 10 नहीं रह गया, मान लीजिए अब अंदर प्रेशर रह गया 8, और बाहर का कितना है, अभी भी 10 है। तो जाहिर सी बात है बाहर का तो प्रेशर तुम कम कर नहीं सकते, लेकिन लंग्स के प्रेशर को तुमने कम कर लिया। तो अब बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अब होगा ये कि बाहर की जो एयर है, बाहर की जो एयर है वो बहुत तेजी से कहां आना शुरू हो जाएगी, लंग्स के अंदर आना शुरू हो जाएगी। बताओ जल्दी क्यों आना शुरू हो गई, क्योंकि सर बाहर का प्रेशर के रेस्पेक्ट में अंदर का प्रेशर कम हो गया, और जब वो कम हुआ तो फिर बाहर का हाई प्रेशर अंदर भागना शुरू करेगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम जो सांस लेते हो तो तुम्हें क्या लगता है, तुम ले रहे हो गैस,
तुम गैस नहीं ले रहे हो, तुम सिर्फ डायाफ्राम को नीचे कर रहे हो मसल से। तो आपने डायाफ्राम को नीचे कर दिया, जब नीचे किया तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर अंदर कम हो गया, और प्रेशर कम हुआ तो बाहर की गैस ऑटोमेटिकली अंदर आ गई। ये समझा रहा हूं मैं आपको। और जब ऑटोमेटिकली अंदर आ गई तो यही तो इंस्पिरेशन था। दिस इज एक्चुअली द इंस्पिरेशन। आई बात समझ में या नहीं? इसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं। अब पलट के पढ़ो। पलट के ये होगा कि सर आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या करूं? अब जो गैस अंदर थी जो आ गई, अब मुझे करना यह है कि मैं डायफ्राम को वापस रिलैक्स करा दूं। जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो वो ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा तो लंग्स का वॉल्यूम कम। देखो ना, डायफ्राम ऊपर गया तो लंग्स का वॉल्यूम, लंग्स दब जाएंगे, लंग्स का वॉल्यूम कम। और जब लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उल्टा करो, वॉल्यूम कम मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा। तो हो सकता है अंदर प्रेशर 10 की जगह 8 की जगह 12 हो गया हो, तो फिर अंदर से हायर प्रेशर बाहर भागना शुरू कर देगा। इसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। पहले मोटी मोटी बात समझ लो कि मैं आपको ये समझाने वाला हूं। तो वॉल्यूम आप लोगों का बढ़ गया, पहले आप इसको नोट कर लें ये कहानी, कि अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया, और अगर वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर बढ़ गया। आया समझ में? मुझे यहां तक समझा दो। पहले मुझे बोल दो कि हां मुझे ये बात समझ में आ गई है। इसे हम बॉयल्स सर्कल लॉ यानी कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P कहेंगे। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें रॉकेट साइंस जो मैंने आपको समझा दी हो और आपको समझ ना आ रही हो। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। खैर, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा के आता हूं पहले। यार इतनी सारी बातें हो जाती हैं तुम्हारे साथ। ये देखिए अब इसने क्या बोला हुआ, सुनिए ध्यान से। अब इसने बोला है कि सर वो प्रेशर ग्रेडियंट मुझे चाहिए। अब वो प्रेशर ग्रेडियंट क्या था? ग्रेडियंट का मतलब कि एक चेंज होता है। ग्रेडियंट का मतलब एक चेंज होता है। समझने की कोशिश करिए, चेंज किसे कह रहे हैं। अगर मैं दुनिया से चेंज हटा दूं तो भाई साहब कोई चीज मूव नहीं कर पाएगी। ये सच है, आप करके देख लो। आप खुद बताओ, आप मुझे यहां बैठ के क्यों सुन रहे हो? क्यों सुन रहे हो पता? क्योंकि एक चेंज है। चेंज मत कहो यार, एक डिफरेंस है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब भी तो डिफरेंस ही हुआ। ये डिफरेंस बड़े कमाल की चीज है और ये होनी चाहिए। ये डिफरेंस अगर नहीं होगा तो दुनिया चल नहीं पाएगी, मैं आपको सच बता रहा हूं। तो आप मेरी बातें इतनी देर से बैठ के सुन क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके और मेरे बीच में भी एक डिफरेंस लग रहा है। आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, मेरे पास थोड़ी सी ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन से कम की तरफ फ्लो हो रहा है। इसलिए तुम मेरे सामने बैठे हो और मेरी बातें सुन रहे हो। अगर ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए या मेरी ही तरह कोई जूलॉजी का टीचर होगा तो उसको ये सारी चीजें आ रही हैं, वो तुरंत स्किप कर देगा, अरे हटाओ यार ये तो वही पढ़ा रहा है जो मेरे को भी आता है। तो क्यों नहीं पढ़ रहा वो? क्योंकि इक्विलिब्रियम है। हो सकता है कि वो भी इतना जानता हो, उसको भी ये सारी बातें लगभग पता हो। समझ आ रहा है? आप और देख लीजिए, एनीथिंग दुनिया में कोई चीज बिना डिफरेंस के नहीं चल सकती। ये डिफरेंस जिसे हम क्या कहते हैं, चेंज मत कहो, डिफरेंस मतलब अलग अलग, ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। अब खुद ही सोचो कि पूरी दुनिया के अंदर अगर मैं आपसे ये कहूं कि हर इंसान के पास 1-1 करोड़ रुपए आ जाएं, अनिल अंबानी सर के पास, मुकेश अंबानी सर के पास में, इलॉन मस्क के पास में, और मेरे पास में, और आपके पास में, सबके पास मान लो 1-1 करोड़ रुपए हैं। अब मुझे बताइए, कल को मुझे अपनी दीवार पेंट करानी है, मैं कहूंगा यार मजदूर बुलाऊंगा। अब मैंने मजदूर को फोन किया, भैया आके जरा पेंट कर देना, तो मजदूर बोलेगा ओए बात कैसे कर रहा है तू, 1 करोड़ रुपए है मेरे पास, तेरे पास कितने? 1 करोड़। तो तू मुझे क्या समझ रहा है? तू मुझे क्या समझ रहा है मेरे पास पैसे की जरूरत है? पूरा 1 करोड़ रुपए भरा हुआ है मेरे पास। अब मैं तो यहां फंस गया। अब यार ये क्या कह रहा है? बात तो सही है। आप बताइए कि आप पेंट किससे कराते हैं? बताइए आप मुझे। देखो भावनाएं आहत मत कर लेना अपनी। आप पेंट किससे कराते हैं? एक लेबरर पर्सन आएगा आपके घर में, पेंट करेगा, सुबह से लेकर शाम तक, 500-1000 रुपए जो भी है वो लेके चला जाएगा। पर सवाल ये आया कि यहां पर भी तो फाइनेंस का डिफरेंस है, पैसे का, फाइनेंशियल कंडीशन का डिफरेंस है। अब आप कहीं और काम करने जाते हो, मान लो 1 करोड़ रुपए की कंपनी में काम करने जा रहे हो, वो करोड़ों रुपए की कंपनी है यार, तुम इतने महंगे थोड़ी हो, तुम इतने अमीर थोड़ी हो, तुम उसके यहाँ क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो अमीर है, तुम थोड़े से उसके रेस्पेक्ट में कम हो। आ गया डिफरेंस। अगर 1000 करोड़ की कंपनी में तुम काम करने जा रहे हो, तुम्हारे अकाउंट में खुद 1000 करोड़ पड़े तो तुम जाओगे? बताओ मुझे। तो अगेन यहां क्या आ गया? देखो डिफरेंस आ गया। कहां नहीं लगता है डिफरेंस? जहां तुम कहोगे मैं वहां डिफरेंस बैठा के दिखा दूंगा। बिना डिफरेंस के कुछ नहीं चलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ भी नहीं चलेगा। कोई भी फिजिकल एपरेटस बिना डिफरेंस के नहीं चलता है। डिफरेंस होना चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बाहर की गैस अगर लंग्स में जाएगी तो जाएगी तभी जब डिफरेंस हो। बाहर 10 है तो अंदर 8 होनी चाहिए, तभी जाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि अंदर 8 क्यों नहीं है, अंदर 8 क्यों नहीं है उसे छोड़ो, 8 बनाओ।
तो बनाओगे कैसे? लंग्स के अंदर कैविटी को बढ़ा लो, कैविटी को बढ़ा लोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया, तो बाहर के रेस्पेक्ट में अंदर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर झक मार के अंदर आएगा। अब कहोगे सर बाहर कैसे भेजूं? फिर से क्रिएट कर ग्रेडियंट। क्या? लंग्स को दबा, लेकिन लंग्स तो दबते नहीं है, तो फिर थोरेसिक कैविटी को दबा, तो थोरेसिक कैविटी को जब तुम दबाओगे तो क्या होगा? आप कहोगे सर अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो गया तो अंदर प्रेशर बढ़ गया, और बढ़ किसके रेस्पेक्ट में गया? बाहर के रेस्पेक्ट में। तो अंदर हो सकता है 15 हो जाए, 16 हो जाए, बाहर 10 है, तो अंदर से निकल के बाहर भग जाएगा। अरे कछू समझे? इतनी बात समझे आ रही है तुमको? अब समझ में आ रहा है तुमको कि प्रेशर ग्रेडियंट में बार बार क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और एक चीज और मैं आपको बड़े कमाल की सिखा रहा हूं, सुनो मेरी बात। जब तुमने अभी अभी मुझसे ये कहा कि सर मैं यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करूंगा, तो मुझे एक बात बताना, जब आप यहां थे तो मान लो मैं कलर कौन सा यूज करूं, मान लीजिए रेड। मान लो अंदर प्रेशर कितना था? 10, बाहर कितना था? 10। तो बताओ कम किधर था? आप बोले सर किधर भी कम नहीं है, आपने तो रैंडम समझाने के लिए बोल दिया, बाहर भी 10 मान ले, अंदर भी 10 मान ले, दोनों तरफ बराबर है, कोई समस्या नहीं है, गुड, ओके। लेकिन जैसे ही तुमने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्शन। देखो मसल्स में ये वाली मसल्स, क्या नाम है इसका? डायाफ्राम। अभी कुछ मसल्स और भी है, वो भी करती है, बताऊंगा धीरे धीरे। तो जब डायाफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ा तो फिर आपका प्रेशर घट गया। लेकिन सवाल ये आया, प्रेशर घटा कहां? तो आप बोलोगे सर अंदर। वो कितना हो गया? आप कहोगे सर बाहर तो 10 है ही है, उसको तो छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अंदर 8 आ गया। अब मुझे समझाइए, अंदर प्रेशर निगेटिव रह गया या पॉजिटिव हो गया? आप समझाओ मुझे। अंदर प्रेशर निगेटिव में चला गया या पॉजिटिव में चला गया? आप बताइए मुझे। आप बोलोगे सर बाहर 10 है, अंदर 8 है, तो अंदर तो निगेटिव प्रेशर हो गया, और जब निगेटिव प्रेशर हो गया तो ऑटोमेटिकली बाहर की गैस अंदर जाएगी। इसे कहते हैं निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। मैमल्स इस काम को करते हैं, निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग हम लोग लेते हैं, लेकिन मेंढक नहीं करता है। मेंढक पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग लेगा। मैं बताऊंगा अभी आपको, देखो कैसे लेगा पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। ये लेगा, हम लोग लेंगे क्या? निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। समझ गए? क्योंकि मुझे अंदर लंग्स के क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एक निगेटिव प्रेशर, और निगेटिव प्रेशर अगर क्रिएट हो गया तो बाहर की हवा अंदर आएगी। मुझे लगता है अब इससे ज्यादा मुझे और नहीं समझाना चाहिए। चलिए अब मैं जरा लाइन पढ़ता हूं। इसने ये बोला है कि इंस्पिरेशन कब होगा, पहले ये समझाइए। तो देखो अभी मैं बहुत देर से तुम्हें यही चीज समझा रहा हूं, इंस्पिरेशन कब होगा। तो ये कह रहा है सर इंस्पिरेशन कैन अकर इफ, माइंड माय वर्ड्स, कह रहा है इफ द प्रेशर विद इन लंग्स, प्रेशर विद इन लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। भाई लंग्स के अंदर के प्रेशर को क्या कहेंगे? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो वो कह रहा है इंस्पिरेशन कब होगा? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है, कह रहा है इज लेस देन, लेकिन किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंस्पिरेशन होगा या इंस्पिरेशन हो रहा होगा तो वो भाई तभी हो सकता है जब पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में कम हो। इसका मतलब अगर बाहर 10 है मान ले, तो अंदर 8 हो, तो अंदर निगेटिव हो गया, इसीलिए बाहर से कहां आएगा? अंदर। और ये कह रहा है देयर इज अ निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो निगेटिव प्रेशर आ गया, बना लिया आपने निगेटिव प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। तो बाहर से हायर कंसंट्रेशन दौड़ पड़ेगी कहां? अंदर, जिसे हम लोग कहेंगे पल्मोनरी प्रेशर। अब देखो सिमिलरली कह रहा है एक्सपिरेशन बताइए कब होगा? तो कह रहा है सर व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर। तो देखो हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर का मान ले 10, तो अंदर का होगा 15, 16। तो अंदर अगर बढ़ गया तो फिर बाहर भग जाएगा निकल करके। अब समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूं इतनी देर से? तो समझाओ, ये देखो ये इतनी बात समझ में आ गई। तो इंस्पिरेशन कब होगा? अब लिखेंगे यहां पर, आपने बोला एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, लेकिन ये कब होगा? इफ, समझाओ जल्दी, इफ द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही तो होगा अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन हो जाए किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एक्सप्रेशन में आप क्या कहेंगे? सर CO2 इज रिलीज आउट। लेकिन ये कब होगा? तो आप बोलोगे इफ द पल्मोनरी प्रेशर, इफ द पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेयर। तो लंग्स के अंदर अगर वो
अगर वो हायर हो जाए तो फिर वही प्रेशर बाहर की तरफ मूव आउट कर जाएगा। मुझे लगता है ये भी बात आपको समझ में आ गई है। क्लियर है इतनी बात? ये बात मैं आपको ऐसे समझा पाया, लेकिन ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपका कवर कर दिया। लेकिन भाई अब ये पैराग्राफ आता है, अब वो ये कहेगा कि तुमने इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को, सुनो 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 ध्यान से सुनो, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को तुमने घटाया कैसे, या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को तुमने बढ़ाया कैसे। अब तक मैं तुम्हें क्या समझा रहा था कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटेगा तो इंस्पिरेशन होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा तो एक्सपिरेशन होगा। सवाल अब पलट गया, अब वो ये पूछ रहा है कि अब मुझे ये समझाओ कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटाओगे कैसे और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ाओगे कैसे। तो देखिए, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को घटाने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, और एक चीज मैं आपको बता चुका था कि डायाफ्राम नीचे जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन माइंड माय वर्ड्स, सिर्फ डायाफ्राम नीचे नहीं जाता है, एक एडिशनल सेट ऑफ मसल्स मैं आपको और पढ़ा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बगैर तुम ना पढ़ पाओगे, ये मैं बता रहा हूं। चलिए, तो सेकंड सेट ऑफ दिस, दूसरा सेट, बहुत ध्यान से देखिए, ये बड़े कमाल की चीज है अब आपके सामने। चलो अब मैं आपको ये समझाता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है, पहले ये बताओ ये पीछे की चीजें समझ में आ गई हैं तुम्हारे या नहीं आई हैं? ये जो मैंने चीज समझाई, ये मैंने आपको एक रैंडम चीज समझाई है, ये कोई खास चीज नहीं है। ये मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअली होना क्या है। मैंने क्या समझाया अब तक? मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअली होना क्या है। अब मैं समझा रहा हूं कि जो होना है वो होगा कैसे। क्यों? क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट किस चीज के हो? साइंस के स्टूडेंट हो माय डियर। और साइंस का स्टूडेंट अगर कोई भी है तो उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि उसके सारे सवाल जो हैं वो हाउ पे होने चाहिए, और हाउ पे होने चाहिए और वाई पे होने चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझ लेना। अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो हाउ पूछो कि सर कैसे हो रहा है, वाई पूछो कि सर क्यों हो रहा है, व्हाट मत पूछो कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है होने दीजिए। क्या हो रहा है भाई? ब्रीदिंग चल रही है। सवाल यह है ब्रीदिंग चल क्यों रही है, सवाल यह है ब्रीदिंग चल कैसे रही है। समझ आ रहा है आपको? अगर तुमने ये फंडा क्लियर कर लिया तो तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। अदरवाइज तुम चुपचाप से एक हाथ का सिला हुआ थैला ले लो, गले में आराम से डाल लो, आराम से बांसुरी बजाते हुए रोड पे घूमो। तुम्हारे बस की है नहीं कि तुम लोग साइंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ पाओ। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं तुम्हारी, मगर मैं बता रहा हूं तुमको, इतना आसान नहीं है। तुमको क्या लगता है कि हिंदी पढ़ना, संस्कृत पढ़ना ये भी आसान होता है? नहीं, उनमें भी हाउ एंड वाई लगता है, लेकिन हाउ एंड वाई उस लेवल का नहीं लगता है। उसमें अलग अलग तरीके के स्ट्रीम्स हैं, उनमें भी आप इतना हल्के में मत लो कि आर्ट्स के जो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके तो मजे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा खेल है उसके अंदर भी। तो सब की अपनी अपनी एक चीज है। तो बस मैंने आपको चुपचाप से बता दिया है, अगर पढ़ना है ढंग से पढ़ो, देख के पढ़ो, समझ के पढ़ो कि क्या चल रहा है। ये नहीं कि बस हाँ मार्क्स हमारे आ जाएंगे तो बस ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। मैं बता रहा हूं, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, जरा ढंग से आना। आओ जरा इसको देखो। अब मैं फिर एक यहां पर नया पेपर ले लेता हूं आपके सामने। कहां से आएगा नया पेपर यार? यहां से आएगा। लुक, अब ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। इसका मतलब अब मुझे कुछ सेट ऑफ मसल्स पे आपको लेके जाना है। अब वो कुछ सेट्स ऑफ मसल्स कौन सी होती हैं, जरा पहले मुझे आप ये समझाइए। तो ध्यान से देखना, इसने कहा उन्हें हम कहते हैं कोस्टल मसल्स। बहुत ध्यान से देखिए, कोस्टल मसल्स। तो पहले जरा मैं आपको कोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल समझाता हूं। ध्यान से देखो, इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं अब क्या, इंटरकोस्टल मसल्स। लेकिन सवाल ये है, सर ये भी बता दीजिए इंटरकोस्टल मसल्स होती क्या है। कोई बात नहीं, मैं फिर आपको देखो वहीं लेके आ रहा हूं कि इंटरकोस्टल्स, ये बीच बीच में थोड़ा सा ब्लर कर दे रहा है, पता नहीं क्यों। डीएसएलआर बन जाता है क्या ये कैमरा? पर कोई बात नहीं, चलो आप समझ लो। तो मेरे बाल इतने खराब हो रहे हैं आज, नहाया नहीं हूं मैं। कोई बात नहीं, नहाया हुआ लगना चाहिए बस आपको। आइए, तो इंटरकोस्टल मसल ध्यान से देखिए। तो मैं ये बोल रहा हूं इंटरकोस्टल मसल क्या होती है। देखो ध्यान से देखना, ये आ गया आपके सामने आपका स्टर्नम, ये आ गया आपके सामने आपका स्टर्नम। सुनते रहना मेरी बात। अब इस स्टर्नम से अटैच होती है क्या? आपकी मसल्स। अरे यार सॉरी, मसल्स नहीं, ये देखो ये चली गई पीछे की तरफ। ये क्या जा रही है? आपकी रिब्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, रिब्स। तो एक रिब्स मान लो मैंने यहां से दिखा दी, दिस इज एक्चुअली द रिब्स। ये दूसरी रिब आ गई, ऐसे ही सो ऑन, ऐसे करके अगली रिब आ गई। देखो ये रिब्स जा रही है। रिब किसे कहते हैं आप लोग? रिब्स कहते हैं पसलियों को। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो मैंने 3 दिखा दी, लेकिन 3 नहीं होती हैं। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, इसे हम कहते हैं कोस्टल केज।
भाई वो जो पिंजरा है ना उसे हम क्या कहते हैं, कोस्टल केज। उस कोस्टल केज के अंदर जो पसलियां हैं उन पसलियों के बीच में मसल है, इसीलिए मैंने क्या बोला, इंटरकोस्टल मसल। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब कुछ मसल्स ऐसे करके लगी हुई है, ये देखो ध्यान से देखना, कुछ मसल्स ऐसे करके लगी हुई है। अब बताओ किसके बीच में है? आप बोलोगे सर कोस्टल केज के बीच में है तो इंटरकोस्टल हो गई, लेकिन सुनना इसका ओरिएंटेशन देखिए, ये मैंने ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ है, लेकिन माइंड माय वर्ड्स, कुछ मसल्स ऐसी होती है जिनका ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग होगा और वो बाहर बाहर से लगी हुई होंगी, तो उन्हें हम बोलेंगे उन्हें भी इंटरकोस्टल, लेकिन वो बाहर लगी हुई हैं तो आप क्या बोल दोगे, मान लो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, हालांकि एक्सटर्नल अंदर होती हैं यार, पर इतना मुझे समझाना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरकोस्टल मसल्स है ना वो भी दो टाइप की हैं, बहुत ध्यान से समझ लो, तुमसे पूछेगा नहीं लेकिन इतना जरूर पूछ लेगा कि मसल कितने टाइप की हैं। तो देखो इंटरनल ये क्या लिखा है मैंने, इंटरकोस्टल मसल्स दो टोटल कितने टाइप की हैं, तो आपने बोला सर आपने बता दी ये दो टाइप की हैं। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, ये जो बाहर वाली होंगी इन्हें मैंने क्या बोलना है, एक्सटर्नल, और जो अंदर वाली है उनको मैंने क्या बोलना है, इंटरनल। बात समझ में आई? लेकिन क्या इंटरनल और एक्सटर्नल, क्या इंटरकोस्टल मसल, तो एक्सटर्नल, अब मैं पूरी डेफिनेशन ये वाली लिख रहा हूं, देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और ये भी क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। आई होप ये बात अब तुम्हें समझ में आ गई है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, क्लियर? अब इसको शॉर्ट में लिख दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे सर? इसको लिखूंगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसे क्या लिखूंगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये देखो एक आ गया है EICM और एक आ गया है IICM। मैंने क्या बता दिया, ये पसलियों के बीच में लगी हुई हैं, और पसलियों के बीच में लगी हुई हैं तो इनको कोस्टल मसल कहा, लेकिन कुछ बाहर है कुछ अंदर है, तो बाहर को मैंने क्या बोल दिया है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, अंदर वाली को मैंने बोल दिया है इंटरनल इंटरकोस्टल। लेकिन ये डेटा मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं? यार अल्लाह तौबा, मैं क्या कर रहा हूं, मतलब मैं ये वर्ड समझाने के लिए कर रहा हूं कि कोई बाहर है कोई अंदर है, लेकिन समझाने के लिए मुझे ये समझाना पड़ रहा है कि बस आप इतना समझें कि EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, IICM इंटरनल इंटरकोस्टल है, लेकिन एक्चुअल डेप्थ में मैं नहीं घुस रहा हूं क्योंकि मुझे ओरिएंटेशन नहीं पढ़ाना है, अदरवाइज फिर मुझे आपको पूरा पसली वसली का डायग्राम रख के देना पड़ेगा और वो फिलहाल आपको नहीं चाहिए होगा। समझ गए? ये माइक कहां जा रहा है भाई मेरा, ये चल पड़ा, बताइए, लोकोमोशन मूवमेंट कर रहा है, ये भी हद है। माइक मैंने छुपा के ताकि मुझे बहुत गंदा लगता है माइक लगा हुआ। एनीवे चलिए अब यहां तक पहुंच गए तुम लोग। तो अब इसने क्या बोला है, अब देखो तुम्हारे काम की क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो काम की ये वाली है, फिलहाल देखो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो एक्सपायरेशन में काम आएगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो इंस्पायरेशन में काम आएगी। ये गलत है, ये गलत है, समझ के चलो। इसका मतलब इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में दोनों में कौन लगती है, यही लगती है, यही रिलैक्स होती है, यही कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसका काम मैं आपको बता दूंगा, बड़ा रेयर काम है। अब क्या काम है ये बाद में समझेंगे, पहले जरा इसकी बात को समझते हैं। यहां क्या बोला गया, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन, कहां पर, रिब्स पे। देखो ये पहले लिखा हुआ, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख दिया कि एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि कहां पर प्रेजेंट है सर, रिब्स के बीच में है। ये कह रहा है यही है जो हेल्प करती है जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। अब बताओ कौन सा ग्रेडियंट, अरे वही निगेटिव हो जाएगा अंदर या पॉजिटिव हो जाएगा अंदर। वो जो प्रेशर ग्रेडियंट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मुझे बताइए उसको कौन जनरेट करता है। अब बताओ मुझे, तो क्या आया समझ में तुम लोगों के? तो यहां से एक क्वेश्चन बताइए मुझे जल्दी से। तो आप बताओ कि प्रेशर ग्रेडियंट हु जनरेट्स, या प्रेशर ग्रेडियंट इज जनरेटेड बाय, ध्यान से देखना, प्रेशर ग्रेडियंट इज जनरेटेड बाय, प्रेशर ग्रेडियंट इज जनरेटेड बाय। जल्दी बताओ किसके थ्रू किया जाएगा, जल्दी बताइए मुझे आप। प्रेशर ग्रेडियंट इज जनरेटेड बाय, क्वेश्चन है ये आपका। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा सर ये जनरेट होगा डायाफ्राम के थ्रू, नंबर 1 डायाफ्राम एंड दो टाइप की मसल, जिसमें से जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल। और इंटरकोस्टल मसल कितने टाइप की है, दो टाइप की हैं,
एक आ जाएगा EICM और एक आ जाएगा आपके सामने IICM। ये वो मसल्स हैं, तो डायाफ्राम होना चाहिए और ये वाली मसल होना चाहिए। यही वो दो मसल्स हैं और डायाफ्राम है जो उस निगेटिव प्रेशर को, या प्रेशर ग्रेडियंट बोलो यार, निगेटिव छोड़ो, जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको जनरेट करने में यही मसल्स एक्चुअली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। आई होप ये बात अब आपको यहां तक समझ में आ गई है। बढ़िया, चले अब ध्यान से देखते हैं यहां पर अगली बात क्या लिखी हुई है। नहीं यार ये नहीं, ये वाली देखो, ध्यान से देखना। ये कह रहा है इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। मुझे पूरी उम्मीद है तुमको कभी नहीं समझ में आएगी ये चीज जब तक तुम इसको ढंग से नहीं समझते। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप रट भले सकते हो लेकिन समझ में नहीं आएगी। इसने बोला है कि मैं इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूं और इंस्पिरेशन इनिशिएट कैसे होता है, समझाइए। तो पहले मुझे ये समझाइए आप, इंस्पिरेशन इनिशिएट कैसे होगा। ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब मैं इसको देखो आगे बढ़ा रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं चलो पहले इंस्पिरेशन निपटाते हैं। बताइए जरा, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि इंस्पिरेशन कैसे होगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। इससे पहले मैं आपको यह समझा रहा था कि इंस्पिरेशन में होता क्या है। तो मैंने क्या बोला था, इंस्पिरेशन में बाहर की गैस अंदर आएगी। अब मैं क्या समझा रहा हूं कि इंस्पिरेशन कैसे होगा, वो कौन सी चीजें हैं जो इंस्पिरेशन करा देंगी। तो आप बोलोगे सर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करो। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, सर अंदर नेगेटिव प्रेशर ले आओ। नेगेटिव प्रेशर अंदर कैसे आएगा, सर अंदर प्रेशर कम करना है तो फिर वॉल्यूम बढ़ा दो। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ाऊं ये मुझे समझाना था। अब आया समझ में। तो इंस्पिरेशन कैसे होगा, तो अब ध्यान से देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी इज एक्चुअली बीइंग मेंशन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो वो क्या है, उसने ये कहा है कि इंस्पिरेशन इनिशिएट कैसे होगा। तो आपने बोला सर कॉन्ट्रैक्शन कराइए। आपने क्या बोला, सर कॉन्ट्रैक्शन कराइए। ये लो भाई मैं कॉन्ट्रैक्शन लिख देता हूं। तो इंस्पिरेशन कैसे होगा, तो आपने बोला सर क्या कराना है, ये देखिए आपने बोला सर कॉन्ट्रैक्शन कराइए। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन किस किस में, अब ये भी तो समझना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रैक्शन किस किस में कराना है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन आप किस में कराइए, डायाफ्राम में कराइए। बाद में अभी मैं देखता हूं कि दूसरा कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा। अब पहले मुझे आप एक चीज समझाओ, अगर मैं डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन करा दूं तो फिर आपका लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। मेरी बात सुन लेना ध्यान से, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन लंग्स का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा या ऐसे बढ़ेगा। अगर ऐसे बढ़ रहा है तो बताओ और ऐसे बढ़ रहा है तो बताओ। तो डायफ्राम कहां होता है, नीचे ही तो होता है। तो डायफ्राम अगर ऐसे नीचे गया तो वॉल्यूम ऐसे ही तो बढ़ा, एंटीरियो पोस्टीरियर। ये देखिए एंटीरियो पोस्टीरियर बढ़ेगा। ये देखिए ऐसे आपके लंग्स ऐसे मूव करेंगे। तो एंटीरियो पोस्टीरियर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और अगर ऐसे बढ़ रहे होते तो इसको मैं बोलता डोर्सो वेंट्रल। वो तो मसल्स इंटरकोस्टल के कॉन्ट्रैक्शन से आएगा। कुछ समझ में आ रहा है, रिपीट कर रहा हूं। तो पहले मुझे डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन कराना है। तो देखो लंग्स बनाना पड़ेगा मुझे तुम्हारे सामने। यहां ध्यान से देखना, ये देखिए ये लंग्स आ गया, ये लंग्स आ गया, ये लंग्स आ गया। और ये क्या है इसका, कैविटी। और इस कैविटी के ठीक नीचे यहां बताओ क्या चीज है, आप बोलोगे सर यहां है डायाफ्राम। चलो डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन कराओ, जल्दी कराओ, डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन कराओ। तो आप बोलोगे सर डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो डायाफ्राम नीचे को जाना चाहिए। ठीक है, ये ले। अगर तो इस डायाफ्राम को नीचे लेके जाएगा तो मैं एक काम करता हूं, मैं सेम यही पर्टिकुलर चीज कॉपी करके ना ले जाऊं आगे, क्यों इतना वक्त लगाना है। ये देखो यही चीज सामने की तरफ आ गई। अब खुद ही सोचो, ये डायाफ्राम अगर नीचे आ गया, अगर ये डायाफ्राम नीचे आ गया तो मैं देखो इतना हटा के लिखूंगा कि ये डायाफ्राम कहां आ गया, नीचे। अब खुद सोचो, जब ये डायाफ्राम ऐसे करके इतना नीचे आ गया तो फिर इससे चिपके हुए कौन है, जल्दी आंसर करो। आप बोलोगे सर लंग्स चिपके हुए हैं, तो ये लंग्स भी कहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। आई बात समझ में। तो जो डायाफ्राम ऐसे था वो ऐसे हो गया, ऐसे था ऐसे हो गया, ऐसे था ऐसे हो गया। तो फिर लंग्स भी नीचे आ गए। और लंग्स नीचे आ गए तो क्या चीज बढ़ गई, आपने बोला वॉल्यूम। लेकिन कैसे, ध्यान से देखना, मैं इसे हटा दूं इस बीच वाले पोर्शन को। तो देखो अब यहां से लेके यहां तक क्या था इसका, वॉल्यूम। और अब देखो यहां से लेके यहां तक क्या गया, वॉल्यूम। जल्दी बताओ बढ़ गया वॉल्यूम या नहीं बढ़ गया। तीर का निशान बढ़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन कैसे बढ़ा हुआ दिख रहा है, बंदा ऐसे खड़ा है तो ये वॉल्यूम ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे। ये गर्दन है, ये डायाफ्राम है, ये ऐसे बढ़ गया, ऐसे। तो एंटीरियो पोस्टीरियर, ऊपर वाला एंटीरियर, नीचे वाला पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर बढ़ गया। समझिए तो कैसे बढ़ गया। तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम, ये देखिए तीर का निशान ऊपर कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज। पर सवाल ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज कैसे। तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है एंटीरियो,
या एंटीरियो कह लो या एंटीरो कह लो, एंटीरो पोस्टीरियर। आया समझ में या नहीं आया? तो वॉल्यूम इंक्रीज एंटीरो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर, बट एट द सेम टाइम, मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, एट द सेम टाइम सिर्फ डायफ्राम ही कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है, एट द सेम टाइम जो पसलियां हैं उनके बीच में जो मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो आपकी पसलियों के बीच का जो स्पेस होगा उसको बढ़ा देगी, और जो स्टर्नम होगा उसको आगे लिफ्ट कर देगी। तो फिर इसका मतलब जो रिब केज है, जो पिंजरा है ना, वो ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे। तो जब तुम सांस लेते हो देखो ऐसे ऐसे सांस लिया तो सीना आगे आ गया, पीछे छोड़ दिया, ये देखो मोटाई देखो, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब जब तुम सांस ले रहे हो तो आपका जो लंग्स है, जो फेफड़ा है आपका, जो 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 कैविटी है, वो ऐसे भी बढ़ रही है, ऐसे ऐसे भी बढ़ रही है और ऐसे भी बढ़ रही है। तो दोनों तरीके से बढ़ेगी, एक तरीके से नहीं। तो ऐसे बढ़ रही है तो डायफ्राम रोल प्ले कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका कि सर एंटीरियो पोस्टीरियर, और अगर इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो लंग्स ऐसे बढ़ रहा है, और अगर ऐसे बढ़ रहा है तो कैसे? डोर्सोवेंट्रल, डोर्सोवेंट्रल, एंटीरियो पोस्टीरियर, डोर्सोवेंट्रल, एंटीरियो पोस्टीरियर, डोर्सोवेंट्रल। अरे कुछ फंसा? लेकिन सवाल यह है कि ये डायफ्राम है, ये नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर बढ़ेगा, लेकिन ये कैसे बढ़ेगा फिर? तो यहां पे कौन सी दूसरी मसल आनी चाहिए? तो आप बोलोगे सर इस बार यहां पर आएगी एक मसल, नाम है उसका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। शॉर्ट में बताओ क्या बोलूं? EICM। इसमें भी क्या होना है? कॉन्ट्रैक्शन। ये मैंने लिख रखा है देखो यहां पर कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों में सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब देखो, अब बंदा ऐसे खड़ा है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना, ये वाला डायग्राम ऐसे खड़ा है, अब की बार मैं दिखा रहा हूं, अब लंग्स को ऐसे भी देख लो। जब लंग्स को ऐसे देखोगे तो तुम्हें कोई एक ही लंग्स दिखाई पड़ेगा, ये देखो ध्यान से, ऐसे करके, ये देखो ये आ गया ऐसे करके लंग्स, भाई एक ही लंग्स दिखाई पड़ेगा, ऐसे है ना। तो सामने से देखोगे तो एक सिंगल दिखेगा, दूसरा वाला तो उसके पीछे है। अब समझाओ मुझे, इसका जो वॉल्यूम है वो यहां से लेके सिर्फ यहां तक है, सामने की तरफ दिखाओ यहां क्या चीज है, यहां क्या चीज है? तो आप बोलोगे सर यहां पर है एक्चुअली स्टर्नम, स्टर्नम समझ गए ये, और ये ऐसे करके क्या जा रही है पीछे की तरफ? आपने बोला सर पसली, ये देखिए ये गई पसली। अब मुझे समझाइए, जब ये बंदा, और पीछे क्या है, पीछे भी समझाओ। तो पीछे आप कहोगे सर वर्टिब्रल कॉलम है, ये देखिए ये वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम किसे कह रहे होते हैं हम लोग समझिए? वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी। तो अब की बार ऐसे है, रीढ़ की हड्डी है, ये स्टर्नम है, रीढ़ की हड्डी है, ये स्टर्नम है। अब जब ये मसल्स जो पसलियों के बीच में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये आपका रिब केज जो स्टर्नम है ना, ये आगे को शिफ्ट होगा और पसलियां भी एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो फिर ये ऐसे फूलेगा, लंग्स ऐसे फूलेगा, मतलब डोर्सो वेंट्रल। अब मैं इसको फुला के दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। इसका मतलब अब की बार जो लंग्स था अब वो इतना पतला नहीं रह गया, अब वो ऐसे करके थोड़ा मोटा हो गया है। आई समझ में? इसलिए ये देखो पीछे की तरफ कौन है, जल्दी समझाओ। आप बोलोगे सर पीछे की तरफ है वर्टिब्रल कॉलम, और आगे की तरफ कौन है यहाँ पर? आप बोलोगे सर ये है स्टर्नम, और ये क्या लग गई आकर के? पसली। ये आके क्या लग गई? पसली। अब ये रिब केज आपका ऊपर को उठ गया, जब ये ऊपर को उठ गया तो अब बताओ ये कैविटी वॉल्यूम कैसे बढ़ा? अब तक वॉल्यूम देखो कैसे था, अब तक वॉल्यूम सर यहां से लेके यहां तक था, लेकिन अब की बार वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक हो गया, बढ़ गया। लेकिन वॉल्यूम कैसे बढ़ा? यहां पर वॉल्यूम बताओ कैसे बढ़ा? तो आप बोलोगे सर पहली बात तो मैं ये लिखूंगा कि वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन सवाल ये है कि वॉल्यूम बढ़ा कैसे? अब बताओ क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर डोर्सो वेंट्रल, डोर्सो वेंट्रल, ऐसे करके वॉल्यूम आप लोगों का बढ़ता चला गया। कुछ समझ में आई बात या नहीं आई? देखिए सबसे सस्ता और टिकाऊ एग्जांपल आता है हमारे सामने, ये डस्टबिन। क्या क्या करना पड़ता है तुम लोगों के लिए कि डस्टबिन भी उठाना पड़ गया। ध्यान से देखो, इस डस्टबिन में ये इसका कुंडा है, दिख पा रहा है? ये इसका डस्टबिन का कुंडा है। अब खुद ही सोचो, इसमें दो कुंडे होते तो आपकी इंटरकोस्टल मसल जब काम करती है ना तो वो इस कुंडे को ऐसे ऊपर उठाती है, ऐसे। तो दूसरी पसली जो है वो यहां है, वो भी ऐसे करके उठेगी, और ये दोनों ऐसे करके उठेंगी तो जाहिर सी बात है वो आगे को शिफ्ट होगा। इतना बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा आगे की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। है हाथ गंदे कर लिए हैं मैंने, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कुछ अच्छा करने में हाथ गंदे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बढ़िया, तो यहां तक पहुंच गए आप लोग। अब जरा समझाइए ये कैसे बना? डोर्सो वेंट्रल। लेकिन डोर्सो वेंट्रल किसकी वजह से बढ़ा? जल्दी बताओ मुझे। तो आप बोलोगे सर इंटरकोस्टल मसल की वजह से। डायफ्राम से कैसे बढ़ा? एंटीरियो पोस्टीरियर बढ़ गया, और ओवरऑल
ओवरऑल यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक इंक्रीज्ड वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो फिर जाहिर सी बात है अंदर निगेटिव प्रेशर हो जाएगा। बाहर के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम बढ़ गया ना तो प्रेशर कम, और बाहर से जल्दी से गैस कहां आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। ये इंस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म हो गया। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी बोलिए, पहले मुझे इतना समझाइए। तो बताइए इंस्पिरेशन कैसे होगा? आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्शन करिए। कॉन्ट्रैक्शन किसमें? सर डायफ्राम में करिए, प्लस सेम टाइम पे किसमें करिए? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में करिए। अगर डायफ्राम में होगा तो वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो फिर एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ेगा। सेम टाइम पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में भी करिए। अगर यहां होगा तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा? डोर्सोवेंट्रल बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। तो ऐसे भी बढ़ गया, ऐसे भी बढ़ गया। ऐसे खड़ा हो जाऊं, देखो, ऐसे भी बढ़ गया और ऐसे भी बढ़ गया, ऐसे भी बढ़ गया, ऐसे भी बढ़ गया। और जब दोनों तरीके से पूरी तरीके से बढ़ गया तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो बाहर से अंदर आ गई गैस। मुझे लगता है ये इंस्पिरेशन वाली बात अब आपको समझ में आ गई है। चलिए अब पहले इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट करें, जैसा आप चाहें। अब देखो पीछे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कह रहा है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होगी, मैं पढ़ा चुका। ये कह रहा है क्या करती है, तो आप कहेंगे सर लिफ्ट अप द रिब। ये रिब को ऐसे लिफ्ट करती है, उंगलियों को देखो मैं फैला रहा हूं ऐसे ऐसे, ये लिफ्ट अप द रिब एंड स्टर्नम। स्टर्नम ये जो सामने हड्डी है इसको भी लिफ्ट अप करेगा, कॉजिंग एन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ। लेकिन कैसे? थोरेसिक चैम्बर का कैसे? डोर्सोवेंट्रल। ये देखिए द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। और जब दो तरीके से बढ़ गया, एक तो बढ़ गया इंटीरियो पोस्टीरियर डायफ्राम की वजह से, डोर्सोवेंट्रल इंटरकोस्टल मसल। कौन सी इंटरकोस्टल? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की वजह से। तो देखो क्या आया है, आप कहोगे सर ओवरऑल इंक्रीज आ गया। ओवरऑल इंक्रीज मतलब सर थोरेसिक वॉल्यूम में ओवरऑल इंक्रीज आ गया, कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। जब थोरेसिक चेंबर में आ गया तो अंदर चिपके हुए कौन है? लंग, उनमें भी क्या आ जाएगा? वॉल्यूम सिमिलर चेंज आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि एक जो थोरेसिक चेंबर है ये आपका एक क्या है उसे हम क्या बोल रहे थे अभी तक? एनाटॉमिकल सेटअप है, जिसकी वजह से ये होगा कि जो चेंज थोरेसिक कैविटी में है वो लंग कैविटी में भी दिखेगा। तो इतनी देर से जो मैं चेंज दिखा रहा था वो थोरेसिक कैविटी में आ रहे थे, एट द सेम टाइम वही चेंज आपको आपके लंग में भी दिखाई पड़ेगा। फिर इसने क्या बोला? एंड अब देखो इसको ध्यान से समझना, ये क्या कह रहा है? कह रहा है एंड इंक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम, एंड इंक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम। कह रहा है डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अंदर का प्रेशर कम, मान लो बाहर 10 था अंदर 10 था, लेकिन जब वो इंक्रीज कर गया वॉल्यूम तो अंदर का प्रेशर 8 हो गया है, या बाहर का 0 अंदर का 0 तो अंदर का -2 -3 -5 पहुंच गया। तो देखो क्या कह रहा है, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग। यही कहानी है इंस्पिरेशन की। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई है। ओह मेरे खुदा, क्या यार कितना बढ़िया बोलता हूं यार मैं, हैं? मैं कभी तो तारीफ कर दिया करो मेरी कि हाँ आरिफ सर आपके बोले हुए लफ्ज हमें समझ में आ जाते हैं। पानी पिना पिला के मार डालोगे तुम लोग मुझे। यहां तक क्लियर हुआ? अरे समझाओ यार, अरे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था, अब तुम्हारी एनसीईआरटी कह रही है ले दादा अब जरा आगे आ जा, अब इनको रिलैक्सेशन भी समझा दे। तो सीधी सी बात है, अब रिलैक्सेशन में मुझे कुछ करना ही नहीं है, कतई कुछ नहीं करना है। तो फिर क्या है? कुछ नहीं है, रिलैक्स कर दो दोनों को, बात खत्म करो, हो गया, इतना ही सही तो था। तो रिलैक्स करने का क्या मतलब मैं बताऊं? पीछे आ जाओ, ये देखो इसका मतलब ये जो डायफ्राम में नीचे कॉन्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम बढ़ाया था, इंटरकोस्टल मसल मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में जो कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे वॉल्यूम बढ़ाया था, दोनों को रिलैक्स कर दो। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगी तो वो भी वापस आ जाएगी, जो डायफ्राम जो नीचे गया था वो भी वापस चला जाएगा। तो जब दोनों के दोनों रिलैक्स हो गए तो फिर आपका जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो नॉर्मल पोजीशन में आ गया, और नॉर्मल पोजीशन में आ गया मतलब पुराने वॉल्यूम में आ गया, पुराना वॉल्यूम मतलब कम वॉल्यूम में आ गया, और वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। बॉटल को दबाइए अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा हो गया, किसके रेस्पेक्ट में? एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में। बड़ी जल्दी से निकल के कहां भागेगा? बाहर। ये एक्सपीरेशन हो गया। गलती क्या करोगे? तुम्हें शायद ऐसा लगेगा कि एक्सपायरेशन करने में आप इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज करोगे, बट मैं क्या कह रहा हूं ना, बिल्कुल नहीं। जो जो मसल के सेट कॉन्ट्रैक्ट कराए हैं
इंस्पायरेशन में, वही मसल्स के सेट रिलैक्स कर दो, एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सांस लेना एक एक्टिव प्रोसेस है। जब आप सांस लेते हैं ऐसे, तो सांस लेना एक एक्टिव प्रोसेस होता है। क्यों होता है एक्टिव प्रोसेस, जल्दी बताइए। क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ताकत लग रही है, एनर्जी खर्च हो रही है एटीपी। लेकिन जब रिलैक्स करके देखो, ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। तो रिलैक्स जब कर दिया तो आपकी मसल्स, आपका डायाफ्राम दोनों रिलैक्स हो गए, वॉल्यूम बराबर पहुंच गया, वॉल्यूम छोटा हो गया, प्रेशर बढ़ गया, गैस ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, तुमको कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। कुछ समझे? क्योंकि एक्सपायरेशन में, सांस निकालने में मैं क्या यूज नहीं करूंगा, एनर्जी यूज नहीं करूंगा। आया समझ में? आई गया होगा, आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखो एक चीज, ये देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है रिलैक्सेशन ऑफ किसका, ध्यान से देखना, डायाफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल। लेकिन इंटरकोस्टल मसल कौन सी, एक्सटर्नल। इंटरनल को छूना भी मत अभी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कह रहा है रिटर्न्स द डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन और रिड्यूस कर देगा थोरेसिक वॉल्यूम। इसीलिए पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और ये कह रहा है इसकी वजह से लीड होगा इंक्रीज प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए एक्सपल्जन हो जाएगा एयर का फ्रॉम द लंग्स। इसे हम एक्सपायरेशन कहते हैं। पूरी बात समझे? इसका मतलब जब वो दोनों चीजें खिंची पड़ी हैं, डायफ्राम नीचे खिंचा पड़ा है, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे कौन खिंचा पड़ा है, एक्सटर्नल ईआईसीएम खिंची पड़ी है। जब ये ऐसे खिंची पड़ी है, ये ऐसे खिंची पड़ी है, तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, प्रेशर कम है, बाहर से प्रेशर अंदर आ। ये देखो, और अब मैं क्या करूंगा, रिलैक्स करूंगा दोनों। देखो ताकत नहीं लगाई, देखो ताकत नहीं लगाऊंगा, आ गया बात। तो इसका मतलब जो अंदर का वॉल्यूम था वो वापस घट गया। कैसे घटा सर, एंटीरियो पोस्टीरियर भी घट गया, डोर्सोवेंट्रल भी घट गया। जब घट गया, क्यों घट गया, क्योंकि डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों की दोनों क्या हो गई है, रिलैक्स। और जब रिलैक्स हो गई तो वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर बाहर चला जाएगा। लो जी, हो गई, बल्ले बल्ले, क्लियर हो गया। अब देखो ये कह रहा है वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल, और उन्हें हम कहते हैं एब्डोमेन मसल। आपके पेट की भी कुछ मसल्स होती हैं, हम समझ गए, तो हम उसको बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे कि हम भागें तेजी से, तो फिर उसके बाद में, तो उस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग में कौन सी मसल एडिशनल काम कर रही होती, एब्डोमिनल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस मसल, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो वो मसल्स भी हम लोग यहां पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आगे ध्यान से देखिए, अभी तक मैंने आपको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का काम नहीं बताया है, अभी नहीं बताऊंगा, बता दूंगा आराम से। अब देखो एक लाइन क्या है, एक एवरेज अगर मैं बोलूं तो हेल्दी ह्यूमन जो ब्रीथ करता है 12 से 16 बार कर लेता है 1 मिनट में। ये हार्ट के धड़कने की कहानी नहीं है, हार्ट आपका कितनी बार धड़कता है, 72 बार, लेकिन ये बात कर रहा है 1 मिनट में सांस कितनी बार लोगे, छोड़ोगे, लोगे, छोड़ोगे, लोगे, छोड़ोगे, इंस्पिरेशन कितनी बार, तो आपने बोला सर 12 से 16 बार, समझ लेते हैं। और देखिए द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पाइरोमीटर। आप लोगों को कुछ इस तरीके का एक एपरेटस दिखाई पड़ेगा, उसमें ऐसे करके बॉल्स बंधी होती है, काइंड ऑफ ऐसे करके आपने देखा होगा, फिर ऐसे करके यहां से एक पाइप लगा होता है, वो पाइप आप पेशेंट के मुंह में लगा दो ऐसे करके, और उसको बोलो फूंक मारेगा, तो ये बॉल ऊपर को उठती है। समझ पा रही हैं आप लोग? इस तरह का एक एपरेटस देखा होगा, दिया जाता है, डॉक्टर पेशेंट को देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं फिलहाल, स्पाइरोमीटर, जो कि हेल्प करता है क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। पल्मोनरी फंक्शन मतलब जब मैं आप लोगों को क्या पढ़ाना शुरू करूंगा, वॉल्यूम्स वगैरह, क्लियर है? अब देखो ये चीज देखो, ये देखो, ये एटमॉस्फेरिक एयर अंदर की तरफ आ रही है, तीर का निशान अंदर की तरफ है, तो क्यों है अंदर की तरफ, क्योंकि डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। और ये देखो स्टर्नम बाहर की तरफ भाग रहा है, समझ आ रहा है आपको? ये स्टर्नम है तो बाहर की तरफ भाग रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ भाग रहा है, तो ये बाहर की तरफ कौन भाग रहा है, रिब्स। रिब्स क्यों भाग रहा है, क्योंकि ईआईसीएम काम कर रही है। ये नीचे की तरफ क्यों भाग रहा है, क्योंकि डायफ्राम काम कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ या आगे की तरफ वॉल्यूम बढ़ गया और तुरंत प्रेशर कम होने की वजह से बाहर से गैस अंदर आ जाएगी। अब इधर देखो,
अब डायफ्राम वापस ऊपर चला गया, रिब्स वापस अंदर की तरफ आ गई, तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर तुरंत बाहर निकल के भाग गया। देखो आया समझ में? ये डायग्राम देख पा रहे हो? अगर इसमें तीर के निशान उल्टे कर दिए जाएं तो तुमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते, फंस जाओगे। तो ध्यान से देख लेना। क्लियर हो गई यहां तक कि ये नीचे आया, ये इधर गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम, बाहर से अंदर। यहां देखो वापस रिब्स वहीं पहुंच गई, ईआईसीएम वापस रिलैक्स हो गई तो रिब्स वहीं पहुंच गई, डायफ्राम फिर ऊपर पहुंच गया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया और आपकी गैस निकल करके बाहर चली जाएगी। मुझे लगता है यहां तक की बात आप सबको समझ में आ चुकी है। मैं एक एक लाइन तुम्हें करा चुका और इसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज में आप लोगों को इन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग क्लास विल डिस्कस। अब जान नहीं बची है मेरे अंदर और मैं इससे ज्यादा एनर्जी नहीं लगा सकता। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।